नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपन पूरे 6 घंटे के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज कर सकते हैं और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि हर एक टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो 6 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है। हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो हमको करना क्या है कि पहले 2 चैप्टर्स जो है उनकी एक बार रीडिंग लगानी है और रीडिंग करते वक्त क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अपने को अंडरलाइन करना है। 50 मिनट में आपको पहले 2 चैप्टर की रीडिंग लगानी है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हमको अंडरलाइन किया, फिर 5 मिनट आप उसको वापस रिवाइज करोगे कि जो जो चीजें अंडरलाइन की उसको 5 मिनट में रिवाइज करना है। तो टोटल हो गए हमारे 55 मिनट, फिर हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। तो ऐसे हम 1 घंटे में 2 चैप्टर को करेंगे। ये पैटर्न हमको फिर से फॉलो करना है। फिर से नेक्स्ट 2 चैप्टर 50 मिनट में पढ़ने, 5 मिनट आपको वापस उन दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है और 5 मिनट आपको ब्रेक देना है। तो टोटल इस टाइप से करते करते हमारे जो 10 यूनिट हैं वो पूरे 5 घंटे में कवर हो जाते हैं। लास्ट का जो 1 घंटा है, 6 आवर जो है वो कहाँ यूज करना है। पुराने जो जेईई मेंस के सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं, AIIE के सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। यानी 1 घंटा हमें ओल्ड क्वेश्चंस को देखना है और उनमें जो जो चीजें जो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे उनको आप टिक कर लो। इस तरीके से हम पूरे 6 घंटे के अंदर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हर एक मिनट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास 12 से स्टार्ट करूंगा। तो क्लास 12 में जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी का जो पहला यूनिट है वो है अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। यानी मैं क्लास 12 के वॉल्यूम 2 की बात कर रहा हूं, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो मैंने जो आपको बोला ना 10 चैप्टर, ये बेसिकली 7 चैप्टर 12th एनसीईआरटी में है और 3 चैप्टर 11th की एनसीईआरटी में। ऐसे मिला के टोटल 10 चैप्टर होते हैं। तो जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करना है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें है प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हैलाइड कैसे बनते हैं, डार्जन प्रोसेस, PCl5, PCl3, ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है उसके अंदर लुकास रिएजेंट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1, SN2। फिर नेक्स्ट है एलिमिनेशंस। एलिमिनेशंस में सिर्फ E2 पढ़ना है फॉर जेईई मेंस, यानी E2 को एम्फसाइज करना है हमको जेईई मेंस, यानी एलिमिनेशन बाय पॉलीमर। इसके अलावा हमको पढ़ना है वुड्स रिएक्शन, वुड्स से रिलेटेड फिटिंग रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट यूनिट में। हमारा नेक्स्ट यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो अल्कोहल की प्रिपरेशन है यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी H2O रिएक्शन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन यानी OMDM रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन में। फिर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और वेरी इंपॉर्टेंट एस्टिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल, उसका डीहाइड्रोजनेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर हम आएंगे फिनॉल में। फिनॉल में जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रिमर-डिमर रिएक्शन एंड कॉल्मे-स्मिथ रिएक्शन। और कॉल्मे-स्मिथ जैसा हम जानते हैं उससे हम आगे जाके एस्पिरिन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारा ईथर। ईथर में 2 रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस और दूसरा है रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI और डाइल्यूट एसिड यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो ये ईथर में हमको 2 रिएक्शंस करनी है। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में एनसीईआरटी में वॉल्यूम 2 में पेज 354 पे कुछ मेथड दे रखे हैं एल्डिहाइड फॉर्मेशन के, वो आपको पूरे याद होने चाहिए। वो आपके जेईई मेंस, एडवांस सभी जगह यूजफुल है। उसमें से पहला मेथड दे रखा है रोजनमोन रिडक्शन, फिर वहां पे स्टीफन रिडक्शन, एल्डिहाइड बाय डिवाल-H, इटार्ड रिएक्शन, साइड चेन हैलोजिनेशन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड में साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है, एसिटल फॉर्मेशन है, एल्डिहाइड रिएक्शन लिग्नार्ड के साथ, क्लेमेंसन, वुल्फ किस्नर,
ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट है? आयोडोफॉर्म टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिक टेस्ट एंड 2,4-DIN। एक और टेस्ट है जो मैं यहीं पे ऐड करना चाहूंगा, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन। जो सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, या उनके सेपरेशन में भी यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें मेनली जो पूरा एम्फसाइज करना है वो है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एमीन। और डाइजोनियम सॉल्ट से जो कपलिंग रिएक्शंस हैं, उनके जो डाइज बनते हैं, उनके डाइज के कलर्स वगैरह आपको अच्छे से याद होने चाहिए फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या नीट की तैयारी के नीट पॉइंट ऑफ व्यू। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन में एक आप आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको बढ़िया से करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक अपना हिल्सबर्ग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक एसिटाइलेशन ऑफ एमीन। एमीन के अंदर एरोमेटिक एमीन की रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक एमीन का नाइट्रेशन, एरोमेटिक एमीन का एसिटाइलेशन रिएक्शंस, इनको भी एम्फसाइज करना है आपको। और एक प्रिपरेशन ऑफ एमीन में गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमीन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है वो हमको ध्यान होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लूकोज का औषधन बनना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का रिडक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन पर आयोडिक एसिड के साथ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और उससे अपन कैसे डाइसैकेराइड बना सकते हैं, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज कैसे बना सकते हैं, उससे अपन कैसे पॉलीसैकेराइड बना सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एनोमेरिक कार्बन क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्लूकोज को लेते हुए डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो बना रहे हैं, वो प्रोसेस, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके नाम, उनके लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ही प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, विटामिन, फिर डीएनए, आरएनए, इनकी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर हमको स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। लेकिन पॉलीमर्स के अंदर दो चीज आप ध्यान रखो कि पॉलीमर की प्रिपरेशन कैसे होती है, हाउ टू प्रिपेयर पॉलीमर, पॉलीमर बनने का मैकेनिज्म क्या है, उसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखो। और दूसरा पॉलीमर के यूजेस, पॉलीमर कैसे यूज होते हैं। ड्रग्स जो आएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसका यूज पता होना चाहिए। उसके साथ आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ड्रग्स को कुछ भी पूछ सकता है उसमें। तो ड्रग्स से रिलेटेड सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्लास 12 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन 11th की एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम जेई का या नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको 11th की एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। अब 11th की एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। 11th की एनसीईआरटी में एक तो जो रसायन टेस्ट दे रखे हैं, जेल्डाल टेस्ट, डुमास टेस्ट, केरियस टेस्ट, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक तो इनको अच्छे से पढ़ना है। एक वो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो दे रखा है एनसीईआरटी 11 में, उनको अच्छे से पढ़ना है। फिर 11th की एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन टॉपिक दे रखा है, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, और बाकी बहुत सारे छोटे रिएक्शन दे रखे, लेकिन मेन जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ इनको एम्फसाइज करो। एल्केन के अंदर ही हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन जो काफी डिटेल में दे रखा है एनसीईआरटी में, मीथेन का क्लोरीनेशन दे रखा है, उसके सारे स्टेप्स, उनकी कुछ कंडीशंस, उनके एग्जांपल्स, वो भी आप ध्यान रखो। 11th एनसीईआरटी में प्रिपरेशन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में दे रखा है, तो आपको एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में बेंजीन प्रिपरेशन कैसे होती है वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। हम एल्काइन से कैसे बेंजीन बनाते हैं, हम एल्केन से कैसे बेंजीन बनाते हैं, हम सोडा लाइम से कैसे बेंजीन बनाते हैं, हम फिनॉल से कैसे बेंजीन बनाते हैं, हम डायजोनियम सॉल्ट से कैसे बेंजीन बनाते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को ज्यादा एम्फसाइज करना है आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में फ्रिडोग्राफ अल्काइलेशन एंड फ्रिडोग्राफ असाइलेशन, और असाइलेशन के अंदर भी बेंजीन से एनहाइड्राइड से जो अपन नेपथलीन बनाते हैं, तो बेंजीन में एनहाइड्राइड डाला, गामा कीटो एसिड बना, फिर क्लेमेंसन किया, फिर इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडोग्राफ किया। तो बेसिकली वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, फ्रिडोग्राफ अल्काइलेशन एंड फ्रिडोग्राफ असाइलेशन, उनको आप डिटेल में पढ़ो अच्छे से।
11th के एनसीईआरटी के अंदर आइसोमेरिज्म भी दे रखा है। तो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो जो आइसोमेरिज्म है उनकी डेफिनेशंस, उनके आरएस नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। स्टीरियो में सिमेट्री वगैरह वो सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक डेफिनेशंस और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और टॉटोमेरिज्म का बेसिक आइडिया होना चाहिए, टॉटोमर कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, टॉटोमर में सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, बेसिक इनॉन कंटेंट किसका ज्यादा किसका कम, ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक पता होना चाहिए। एकदम सवाल अगर मेंस में आएगा तो एकदम इजी लेवल का है। तो ये हमारा आज का सेशन पूरा हुआ 6 घंटे में कैसे ऑर्गेनिक डिवाइस करना है और प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एंड नीट एग्जाम्स। थैंक यू।